बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। ये मुद्दा वो मुद्दा है जो मुर्दों को उखाड़ने का काम आता है। ये मुद्दा वो मुद्दा है जो आज से 4 साल 5 साल पहले हम लोगों ने उस समय उठाना शुरू कर दिया था, जब अजमेर की जनता इस बात से नावाकिफ थी कि इस मुद्दे की कभी ये परिणति भी हो सकती है कि 7 वंडर तोड़ दिए जाएं। आना सागर के हत्यारों को सबक देने वाला ये मुद्दा आज हम उठाने के लिए हाजिर हैं। इस मुद्दे को उठाने में जो हमारी टीम के अंदर एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे वो रहे अशोक मलिक। अशोक मलिक आपके सामने मौजूद हैं। अशोक मलिक नहीं होते तो हम सिर्फ शाब्दिक क्रांतियां करते रहते। जितने पत्रकारों ने आना सागर को बचाने की कोशिश की वो सिर्फ एक भ्रम यात्रा थी और हम सिर्फ शब्दों के माध्यम से जनमानस को झकझोरने का प्रयास करते रहे, लेकिन कानून को जो झकझोरने का काम किया और उसको जीत तक पहुंचाया वो अशोक मलिक हैं। अगर सबसे ज़्यादा आना सागर किसी को थैंक यू बोल रहा होगा, धन्यवाद ज्ञापित कर रहा होगा, तो शायद अशोक मलिक को होगा, जिनकी इतनी लंबी यात्रा से, जिस यात्रा के अंदर हो सकता है उनके ऊपर आर्थिक प्रलोभन के दबाव आए हों, हो सकता है उनके पास फिजिकल एक्सरसाइज करने के वो आए हों कि तुम्हें तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। भू माफियाओं का एक लंबा ग्रोह इस शहर में सक्रिय था। सबसे लड़ते 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 और उसके लिए उन्होंने जो भूमिका अदा की सबको मालूम है कि एक बार इस निकृष्ट प्रशासन ने उन्हें जेल तक में भेज दिया और 1 महीने पिता पुत्र दोनों जेल में रहकर आए। इस उद्देश्य से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा कि नहीं, 7 वंडर को हम तोड़ के रहेंगे, पाथवे जाएगा, आना सागर बचेगा। और आना सागर को बचाने की लड़ाई के अंदर आज वो दिन है जिस दिन के अंदर अभी पोकलैंड चल रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं और वहाँ आना सागर की सफाई हो रही है। इस पूरी यात्रा को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, जब ये स्मार्ट सिटी का पैसा स्मार्ट सिटी के तीसरे राउंड तक अजमेर स्मार्ट सिटी की दौड़ में नहीं आया था जी, आपको याद होगा कि जहाँ स्मार्ट सिटी लिखा हुआ था उस पर बाय सिटीजन काउंसिल क्रॉस लगा दिया गया था। उसके बाद में जो तत्कालीन जो आयुक्त थे, संभागीय आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर जी, उनने मेरे को कहा कि इसमें कुछ करें आप। मैंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगे नहीं, वो मेरे को पता है आप क्या नहीं कर सकते। तो मैंने तत्कालीन जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उनसे रिक्वेस्ट करके इकरा की एक टीम से 1947 करोड़ का बजट लिया और ये आया 2016 के अंदर। 17 में ये इम्प्लीमेंट होना शुरू किया। उसमें 2 हमारी महत्वाकांक्षी योजना थी। एक तो हमारी योजना, वो मेरी तो नहीं थी पर हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार के मंशा थी कि साहब एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाए, तो वो 220 करोड़ उसके लिए आए। और दूसरी योजना थी, ये मेरे मन में था कि मैं क्योंकि डिजास्टर से भी जुड़ा रहा कि भाई दक्षिण क्षेत्र हरदम पानी के मार से सफर करता है, ब्रह्मपुरी क्षेत्र हरदम पानी में डूबा रहता है। उस नियत से हमने ये तय किया कि 250 करोड़ जो है वो बजट रखा जाए स्कैप चैनल को करीब 1.5 मीटर नीचे खोदने का और उसको 1.5 मीटर ऊपर उठाने का। जी, तो ये हमारी योजना हमने रख के प्रस्ताव लगाया। और अगर ये योजना बिल्कुल ठीक है अशोक जी, अगर ये योजना जैसा आपने प्रस्तावित किया था अगर वो उसी आधार पर बनती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अजमेर के अंदर कभी कहीं बाढ़ आ नहीं सकती थी। वो योजना भी बनी, लेकिन अब क्या हुआ कि अधिकारी बदल गए। कुछ ऐसे अधिकारी आ गए जिनका एम ही यही था कि कमाओ और घर जाओ। तो उन लोगों ने स्मार्ट सिटी के नाम पे एसीओ जो हमारे थे, उस तत्कालीन एसीओ आए, उससे पहले नॉर्मल चल रही थी बातें। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्शन किया बर्ड पार्क को लेके। मैंने कहा सामने मंदिर है, वहां बर्ड पार्क, घंटियां बजेंगी, आरती भी होगी, धार्मिक स्थल है, तो वहां बर्ड पार्क कैसे संभव है? तो सागर विहार बर्ड पार्क में 1 करोड़ रुपए बिगाड़ दिए गए, पूरा नष्ट कर दिया। आज भी कोई बर्ड नहीं है, चिड़िया नहीं है वहां पर। तो बर्ड पार्क से वो हुआ। तब मैंने इनको सबसे पहले लड़ाई लड़ी। तत्कालीन जो आयुक्त थे उनने ये मान लिया कि ये तो मेरी हर चीज को ही क्रॉस कर रहे हैं। फिर वो लेके आए 7 वंडर। जब वो लेके आए, मेरी हरदम राय है मैं प्रशासन को जो मेरे को नॉलेज है उससे अवगत करा दूं।
तो जैसे ही वो 7 वंडर का प्रस्ताव आया तो ये थे यहाँ पे अंशदीप जी कलेक्टर थे जी। और वो सुनवाई किया करते थे। जब वो आए शुरू में तो उनने कहा वेडनेसडे को एडीए में सुनवाई करूंगा जी। सारे अधिकारियों को बुलाते थे। तो मैंने उनको साफ कहा ये जो आप 7 वंडर बनाने जा रहे हैं, ये जो क्षेत्र आपने लिया है उस क्षेत्र को जो दिया वो तत्कालीन जो सचिव थे किशोर कुमार जी ने प्रस्तावित किया उस क्षेत्र को। यहां पे एक नर्सरी चला करती थी, उस नर्सरी पे बुलडोजर चला के इनने कब्जा ले लिया और उस नर्सरी की जगह ये 7 वंडर के लिए प्रस्तावित कर दी जगह। जब ये 7 वंडर के लिए प्रस्तावित करी तो मैंने उनको बता दिया कि ये 2012 का ये वेटलैंड 2013 का ये वेटलैंड का नक्शा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें ये क्षेत्र वेटलैंड में आ रहा है, इसमें कोई निर्माण नहीं किया इसमें कोई भी निर्माण नहीं किया जा नो सकता। कंस्ट्रक्शन जोन नहीं, ये तो तब तक हुआ। फिर उनको मैंने दूसरा नक्शा दिखाया, मैंने कहा 2014 में ये नो कंस्ट्रक्शन जोन की श्रेणी में आ गया। और मैंने सुशील कुमार जी को कहा कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला है वो आपके ससुर साहब हरफूल सिंह यादव जी का ही दिया हुआ है। तो वो उस पर भी एकदम चमक गए, आप ऐसे कैसे मेरी फैमिली को और उसको ला रहे हो। मैंने कहा साहब मैं तो आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। उनने कहा नहीं वहीं बनेगा, आपको जो करना हो कर लो। ठीक है, मेरे को चैलेंज था, पर्यावरण की दृष्टि से था। फिर वहां क्या हुआ, एक भूमि माफियाओं की गैंग थी जो कि पाथवे, ये कोई आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो 250 करोड़ था जो उस नाले का था उसको खत्म कर दिया। चैनल पर जो 250 करोड़ करने थे खर्च वो उन्होंने यहाँ किए, वो खत्म कर दिया, वो खत्म करके उसका पैसा, उस पैसे को यहाँ डाइवर्ट कर दिया और उसमें कहा कि साहब एक तो हम सौंदर्यकरण करेंगे, हम तो इसमें एक पाथवे बनाएंगे और पाथवे बनाएंगे और साथ में ये करेंगे। तब भी मैंने कहा 7 वंडर, और मैंने कहा साहब पाथवे बनाओ, वहां दीनबंधु जी के घर के सामने बना हुआ है, यहां तक आके उस शिव मंदिर से उस कोने तक बना है। अब बीच में आपके मॉल आ गया है, उस समय वो मॉल का नक्शा ताजा पास हुआ था। मैंने कहा साहब ये नक्शा नियम विरुद्ध है, इसको भी रिवोक कर दो तो अपन यहां से आ जाएं। फिर कहने लगे अशोक विहार है, तो हमने कहा ये आप मॉल के आगे से आप ये करके पाथवे बना लें। पर साहब वहां तो क्या भूमि माफियाओं का खेल, भूमि माफियाओं का खेल था, राजनेताओं का खेल था, और उसमें तत्कालीन निगम के जो राजनेता लोग थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। हाँ, निगम बहुत बड़ा, भाई देखो साहब सारा एक कोकस अजमेर को क्या है, अजमेर में सबसे बड़ी कमी है। आज एक इंटरव्यू में जगरूप सिंह जी यादव जो कि सीओ जयपुर थे और स्मार्ट सिटी के भी सीओ थे, वो इंटरव्यू में थे, तो उनने यही प्रश्न किया कि आप 2004 के बारे में जानते हैं अब्दुल रहमान। मैंने कहा वो भी मैंने बता दिया था कि ये अपने को रेफरेंस करना है, पर तब कहा गया कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो जितने भी आज ये खातेदार बैठे हैं 2004 के नियमों के अनुसार अब्दुल रहमान वर्सेस सरकार के तहत ये कहा गया था जो भी वाटर बॉडी है उनको आप रेफरेंस करके लेंगे। और 2010 में इसरो ने जो एक वेटलैंड की एटलस बनाई थी, उसमें आना सागर का नाम था। ये सब चीजें मैंने इन अधिकारियों को बता दी। आज तक बताए जा रहे हो? नहीं, मैंने भी आपके पास सारे कागज हाँ, कागज बता रहे हो, मैंने इनको कोर्ट को बताना पड़ रहा है। अब मैंने इनको बता दिया, पर इनने हठ धर्मिता करी और इनने सारा कर लिया। सारा करने के बाद में जब यहाँ भारती दीक्षित जी आई तो कलेक्टर, तो मैंने उनको बताया कि आपके एलिवेटेड रोड में ये गलत पेमेंट हो गए, बिना काम करे ही अपन ने पेमेंट कर दी है 13 करोड़ 40 लाख का। तो उनने कहा कि ठीक है। उनने उस टाइम के जो तत्कालीन पीडी थे राजेश शर्मा जी, उनको एक 17C का नोटिस दे दिया। और उसके बाद में जब मैंने 15 दिन क्या, मैंने 1.5 महीने बाद उनसे पूछा, मैंने कहा साहब वो 17C का नोटिस का क्या हुआ, तो वो भी भड़क गई, आप तो हमारे को प्रशासन को चलाओगे। मैंने कहा साहब मैं तो आपके जैसे कई प्रशासन चला चुका हूं, इसलिए आप मेरे को तो ये धमकाए मत, हमारे को पता है एक पार्षद ने कौन से प्रशासन चला रही है। मैंने कहा गलती हो गई मेरे से। तो ये चीजें आगे टकराव में बढ़ती गई। फिर इनने मेरे पे दबाव बनाया, सब किया, मेरे को कोशिश करी। फिर इनने क्या किया, ये तय किया कि मेरा बेटा, इनको पता लग गया कि वो एनवायरनमेंट में
वो एक्सपर्ट है और वो कहीं बाहर जाने के लिए पासपोर्ट उसने अप्लाई किया है, तो इनने उसको लेके ये मेरे बेटे के पीछे आ गए और उसको झूठे केस में कि उसने उसका फोन हैक किया। किसका? सुशील यादव। सुशील यादव का, और अधिकारियों को धमकाया। जी। आज मेरे साथ में, मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैंने नक्शे मांगे थे कुछ सरकार से, नगर निगम से, जिसमें फर्स्ट अपील जो है वो निगम की जो मेयर हैं उनने सुनी। उनने उसमें ऑर्डर दिया कि साहब ये नक्शे नहीं दिए जा सकते। वो मांगा था मैंने कि आपने मार्गाधिकार में चुंगियां कैसे बिची, उसकी आप मेरे को जानकारी दें, और आपने उनकी आज तक रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई और नक्शा पास क्यों नहीं किया, आप इसका मेरे को सूचना के अधिकार में मांगा। वो मेयर ने कहा थर्ड पार्टी है, नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब मैं इसको वहां ले गया स्टेट फोरम में जो इसकी है अपना सूचना के अधिकार की, तो वहां पे उसके एक दिन पहले मेरे को एक लिफाफा भेजा गया रजिस्टर्ड, और उसमें 10 खाली कागज दे दिए गए और वहां ये पेश कर दिया कि साहब हमने इनको इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। अब जब वो 10 खाली कागज को लेके मैं एफआईआर दर्ज कराने गया, वो आज तक वो एफआईआर अलवर गेट थाने में पेंडिंग पड़ी है। मेरे तो साथ घटना घट गई, उसमें परिणाम आ गया कि भाई मेरे को जो सूचना मिलनी थी उसको करके वो कोर्ट में उनने वो करके उस केस को ड्रॉप करा लिया, और मैंने कुछ किया नहीं, मेरे बेटे ने कुछ किया नहीं, आशंका के आधार पे कि ये इससे ऐसा हो सकता है, इससे ऐसा हो सकता है। हमारे को जितनी धाराएं हो सकती थी अनबेलेबल लगा के हमारे को कर लिया। और इसके पीछे रीजन क्या था, ये 2 महीने पहले अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। उस जमाने में ये एक मामला हुआ था जिसमें महिपाल करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे जो अपना पटेल ग्राउंड है कि साहब इसने अवैध होटल बना रखा है, और उस होटल को हटाने के लिए किया। और हमारे एक मेरे साथी पार्षद भी थे उस जमाने के कंटिन्यूज में, देवेंद्र जी, उनको सस्पेंड करवा दिया कि वो महिपाल का सपोर्ट कर रहे हैं और हम इसको हटा रहे हैं, और ये करके सारा किया। और दूसरी तरफ ये मेरा एनजीटी से डिसीजन आ गया, डिसीजन में कहा कि इसको तोड़ दिया जाए। तो इन्होंने मेरे को बुला के कहा कि आप जो सेटल कर सकते हो, जिस स्थिति में हम सेटल करने को तैयार हैं, धन या वो जो भी आप कर सकते हो, हमारे कोई नुकसान हो जाएगा, आप इसको यहीं सेटल कर लो। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं आना सागर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। और मैंने तब बता दिया था, आप बाढ़ की त्रासदी जो आपने देखी है, क्योंकि उस समय में विपर जो आया था तब ये पानी भर गया था, मैंने कहा ये इसी का परिणाम है। तो वो जो अधिकारी थे, माननीय हमारे सुशील कुमार जी यादव थे वो, और हमारी माननीय भारती दीक्षित थी, उनको वो ऐसा चुभा कि जैसे कोई मैंने उनके ऊपर कोई, यानी मैंने ओलों की बरसात कर दी हो उस पानी के साथ में। तो साहब उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे सिविल लाइन थाने में बिना किसी उसके हमारे को उठा के, चलिए आपको अंदर किया, लेकिन अब वही कितना भारी पड़ रहा है। देखो सर, जो उन्होंने गलत काम किया वो तो कोर्ट कर लेगी फैसला, जो सही होगा निकल जाएंगे आप। नहीं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कोई प्रूफ ही नहीं है, वो ये कर भी नहीं पाएंगे। और यानी जब मेरे बेटे ने, जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, लास्ट जो जज थे, उन्होंने एक, क्योंकि वो उस जमाने में वो उसमें करके आया था, आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पर्यावरण में डिप्लोमा किया था उसने, तब वो उनके, जब वो जो भी जज आते हैं वो उनको एक भाषण टाइप और वो करके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ते हैं, और उनने कहा कि जो नए बच्चे आ रहे हैं हम चाहते हैं वो PIL वगैरह में आए, वो क्या कॉर्पोरेट जगत में 15 से 20 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। तो उनको लिख के दिया, तो उनने यहाँ जाँच भी भेज दी। जी, जाँच भेज दी, और आज रिजल्ट ये है कि वो थूक कर चाट रहे हैं। एलिवेटेड रोड का जो हाल हो रखा है वो देख लिया कि उसकी जांच के लिए उसको 6-6 फुट 4-4 फुट खोदा जा रहा है, और उसमें से रेत निकल रही है, कंक्रीट निकल रही है, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एक तरफ तो एलिवेटेड रोड की भी खुदाई शुरू हो गई है, एक तरफ आना सागर के उन स्थिति की शुदाई। मतलब आप ये देखिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या अजमेर में ऐसा हो गया जो स्मार्ट बना गया। अगर सर स्मार्ट ये इसलिए बना गया, मैंने
इसमें मेरे अनुसार इसके कुल निर्माण में मुश्किल से 3 से 4 करोड़ खर्च होने चाहिए थे। जी। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं जी। ये एफएल टावर को हटा रहे हैं, उसका वजन करा ले और जो एक्चुअल में जितने लोहे का वजन है आपको अंतर समझ आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो लोहा काटा गया है, जो निकाला जा रहा है, जो मौजूद है, हाँ। वो कम है, हाँ। जबकि इसको डबल जो पेमेंट बताकर 4 गुना बताकर इसका पेमेंट उठा लिया गया। अब ये स्क्रैप हो गया, अब ये स्क्रैप लाखों में बिकेगा और करोड़ों आपने जेब में कमा लिए। यही आप देखिए 4 करोड़ 3-4 करोड़ में बनने वाली चीज को 11 करोड़ 12 लाख रुपए का भुगतान उठा लिया गया। उसके बाद में भी कोई भुगतान इनने लिए हो तो मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, पर ये तो कागजों में भुगतान हो चुका है। और उसका जो टोटल जो उससे जो नुकसान हुआ है, ऐसे ही करीब 70 करोड़ रुपए इस पाथवे के अंदर लगा दिए गए। पाथवे में दिखाया गया है कि पिलर है, उस पिलर में से पानी आर पार जा रहा है, लेकिन पाथवे में तो मिट्टी भर के वो सारा पूरा बाकायदा जैसे पुल बनता है वैसा बनाया है उन्होंने, जैसे एलिवेटेड बनाया है वैसा ही बना हुआ है वो बाकायदा पानी के 2 पहाड़ों में। पाथवे में भूमि माफियाओं को छोड़ दिया, करोड़ों रुपए का उनसे लेन देन हो गया। बिल्कुल। जो करके इनको यही था कि ये मामला यहाँ हो जाएगा, इनने जेल भेज के ये सोचा था कि हमारे हौसले जो हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे, पर उससे जाके हमने तो और एग्रेसिव मूड में इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी और उसका परिणाम ये हुआ, ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया, आप जैसे लोगों का साथ रहा, आपकी मुहिम मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चली, वही चीजें जाके आगे वो हुआ। पर मेरा ये नियम है, मैं जिस चीज को पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं। तो मैंने हर जगह किया। और मैं आपको एक चीज बता दूं, लोगों में ये भ्रम है कि मैं कोर्टों में जा रहा हूं, मेरा कितना पैसा लग रहा है, लेकिन भगवान की कृपा है, जो मेरे पुराने संबंध हैं उनसे मेरे सारे केसेस, सारे वकील फ्री में लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन तो ये ऊपर वाले का वरदान है साहब, और ये आना सागर की आवाज है। तो इसलिए अब ये जो हुआ है, इसमें मेरी एक ही बात है कि ये जो पैसा, जो पब्लिक की टैक्स की मनी थी, जो स्मार्ट सिटी का पैसा था, जो उन अधिकारियों से वसूला जाए। क्योंकि भाई ये बात मान के चलिए कि जो हुआ है, खर्चा हुआ है, और जो उनकी जेब में गया है, तो उनकी जो जेब में गया है वो यहीं से नहीं गया, उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी यही किया है। तो उनके अगर आय से ज़्यादा संपत्ति होगी, निश्चित रूप से उन लोगों से अगर लिया जाए तो जनता को ये जवाब मिलेगा कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो जनता उसको मानेगी कि भाई जेब से। भाई मैंने एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट को, जो उस माननीय उस समय के आयुक्त थे, उनका एक जयपुर की मैंने परचेज का पूरा डिटेल्स भेजा है। हाँ। जो जहां पे ये वाटिका सिटी, जहां 42,000 रुपए गज की जमीन है, उनने 6,700 रुपए के भाव में खरीदी। हाँ, जो वो भी अजमेर में रहे हैं श्रीमान जी, वही हैं, ये वही है जिनके खिलाफ शिकायत की जा रही है, जिन्होंने आपको किसी हाल में न छोड़ने का अपना एक संकल्प ले रखा है, आज भी ले रखा है। तो दोस्तों, ये हैं अशोक मलिक, जिन्होंने एक लंबी यात्रा आपके सामने अपनी बताई कि किस तरीके से, कहाँ से लड़ाई शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई, और लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई जारी है। ये जो सिंदूर का जो ऑपरेशन है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी जारी है। सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी। आज तक तो आपने, मैंने और अपनी टीम ने लड़ाई लड़ी है। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि उनने जो 2 साल से बाढ़ की त्रासदी झेली है, वो मिल के सहयोग करके इस आना सागर को बचाने के लिए हमारे साथ मिले, चले, हम उनके कंधे से कंधा मिलाने को निश्चित रूप से। अशोक जी, आपका स्वागत योग प्रस्ताव है। मैं अजमेर की जनता से, अशोक जी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ये आह्वान करता हूँ कि कभी भी अगर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भी कुछ हो रहा है वो बात छोड़िए, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, हम लड़ रहे हैं। जब आपको लड़नी थी नहीं लड़ी आपने, जब राजनेताओं को सामने आना था नहीं आए, कोई बात नहीं। अब आप सहयोग करें हमें, और जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं जिनके लिए आपको, जिसके लिए आप टैक्स देते हैं, उनके लिए आप सड़क पर आएँ और प्रशासन को आग्रह करें। मैं लड़ाई मतलब सड़क पर आने से मेरा यह मतलब नहीं है कि कोई क्रांति करें, मेरा मतलब यह है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर और अपने अधिकारों के लिए को सुरक्षित रखने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ें। आए, धन्यवाद।